दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर फ्राइडे को 1% के आसपास की गिरावट हुई। वैसे तो बाजार में तूफानी गिरावट थी और बैंकिंग सेक्टर ज़बरदस्त पीटा। चाहे निफ्टी प्राइवेट बैंक हो या फिर निफ्टी बैंक हो, बहुत भारी गिरावट थी। उसके बावजूद भी यस बैंक में हमें कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब क्या यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है? तो यस बैंक को बहुत जल्द एक नए प्रमोटर को मिलने की उम्मीद बनी है और साथ में ये जो सबसे बड़ी बात है कि एनपीए से निपटारा तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यस बैंक कुछ नए और फैसले लेते हुए आने वाले समय देख सकते हैं और ऐसे में यस बैंक की जो प्राइस है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो क्या ये सही मौका है? निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 23.16 पर क्लोजिंग थी। 0.98% की गिरावट देखने को मिली, यानी 1% की गिरावट हुई। वैसे इंट्राडे में 23.54 तक चला गया था स्टॉक। गुरुवार की क्लोजिंग 23.39 के आसपास थी, यानी इसके अंदर हमने कुछ देख सकते हो ट्रेडिंग पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी थी। लेकिन बाजार में जो तूफानी गिरावट शुरू हुई उसकी वजह से ये भी 23.10 के आसपास स्टॉक आ गया और क्लोजिंग नीचे की तरफ रही। लेकिन अभी ये सबसे बड़ी बात है कि सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफ़ी बड़ी जो उठापटक थी वो बंद होती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक अब ठहराव सा आ गया इसमें और जल्द एक अच्छी तेज़ी की तरफ स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर आप पिछले 1-1.5 महीने के अगर हम इसकी जो ट्रेडिंग रेंज को देखें तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक वहीं पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा जहाँ पे 14 अगस्त के आसपास था 23.99 के आसपास और 6 सितंबर को भी 23 के आसपास ही है। बीच में आपने जरूर देखा होगा कि कभी 24 तो कभी 23, लेकिन न ये 25 के ऊपर गया, न देख सकते हो कि 23 से नीचे गया। तो एक तरह से ये एक रेंज में बन चुका है और यहाँ से एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है और फिर यहाँ से एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। अब ये बहुत लंबा पीरियड निकल चुका है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक है जो काफ़ी समय तक कंसोलिडेट हुए, जिसमें आप आईआरएफसी को अच्छे से समझ सकते हैं। रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो शेयर आईपीओ आने के बाद 22 से 25 रुपये के बीच में तो 1.5 साल तक रहा था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये प्राइस कब बढ़ेगी, लेकिन जब दौड़ा तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त दौड़ा, लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न दे गया। 20-22 का स्टॉक 230 तक चला गया। यही बात सुजलॉन के साथ हुई। सुजलॉन का शेयर 8 रुपीज़ के आसपास बहुत समय तक रहा, कम से कम 6 से 8 महीने तक उसकी प्राइस नहीं बढ़ पाई। लगातार हमारे वीडियो भी बन रहे थे, लेकिन शेयर की प्राइस की हिलती नहीं थी, लोग परेशान हो गए थे। लेकिन वही 8 रुपये का स्टॉक 80 को क्रॉस कर गया और इसीलिए ये भी एक पीरियड है जो बहुत जल्द निकल सकता है और फिर एक अच्छी तेजी आ सकती है, क्योंकि वाकई में यस बैंक काफ़ी मजबूत हो चुका है। अब यहाँ पे जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यस बैंक में एसबीआई को अपनी 24% की स्टेक बेचने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी है। इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए कई विदेशी निवेशकों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई डील फाइनल नहीं हुई है। इस बीच अगर यस बैंक के Q1 के नतीजे देखें तो काफ़ी बेहतर रहे। बैंक की रणनीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है और बैंक लगातार जो डिसीजन ले रही है वो काफ़ी शानदार है। यस बैंक ने खुद को एक स्थिर और प्रॉफिट देने वाली बैंक के रूप में बदलने में कई कदम उठाए। आज बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है, उसके डिपॉजिट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसकी एसेट क्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। हालिया जून के दौरान देखें तो बैंक की जो डिपॉजिट है उसमें 21% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जबकि क्रेडिट ग्रोथ है 15% के आसपास रही है। ये बताता है कि बैंक ने अपने क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को काबू में रखा हुआ है। हालांकि बैंक को अभी भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है NIM लगभग 2.4% पर स्थिर है, जो बैंक के लिए एक दबाव का काम कर रहा है। इसके अलावा बैंक को अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी PSL की ज़रूरत को पूरा करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे NIM पर असर पड़ा है। हालांकि बैंक का मैनेजमेंट आने वाले 3 सालों में इस कमी को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे भविष्य में मार्जिन के बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। इस बीच एसेट क्वालिटी का भी काफ़ी बेहतर हुई है, जिसका सबूत है कि जून तिमाही के दौरान यस बैंक का जो ग्रॉस NPA 1.7% और नेट NPA 0.5% पर आ गया है, जिससे साबित होता है कि बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट को काबू में करने में कामयाब रहा है। हालांकि रिटेल सेगमेंट में बढ़ती स्लिपेज, खासतौर पर असुरक्षित उत्पादों में बैंक के लिए एक चुनौती अभी भी बनी हुई है। लेकिन 2020 के समय एक डूबती हुई बैंक ने जो अचीव किया वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यस बैंक में निवेश का ये सही समय है? यस बैंक ऐसी
संस्था है जो किसी भी विदेशी या घरेलू निवेशक को भारतीय बैंकिंग सिस्टम में बड़ा एंट्री पॉइंट दे सकती है। यह भारत का छठा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है जिसका विशाल नेटवर्क और मजबूत डिपॉजिट बेस है। अगर इसकी हिस्सेदारी बिक्री डील होती है तो यह सभी के लिए विन विन सिचुएशन जैसी स्थिति हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में इससे पहले इतनी बड़ी डील 2015 में हुई थी जब कोटक महिंद्रा बैंक ने आईएनजी वैश्य बैंक का अधिग्रहण किया था। उस डील में आईएनजी वैश्य बैंक का जो कुल बुक वैल्यू के हिसाब से 2.2 गुना की बोली लगाई गई थी। अगर इसे डिस्काउंट देकर सिर्फ 2 गुना के बुक वैल्यू पर भी यस बैंक की वैल्यू को निकाले तो यह करीब 91,500 करोड़ रुपीज़ के आसपास आता है और इस भाव पर यस बैंक के शेयर की कीमत 29 रुपये के आसपास होगी। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इस समय स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर हम कोटक महिंद्रा और आईएनजी वैश्य बैंक के अधिग्रहण के मामले को देखें तो इसकी प्राइस 29 के आसपास होनी चाहिए जबकि स्टॉक अभी 23 के आसपास है, तो कम से कम 6 रुपये नीचे मिल रहा है। अगर हम बाकी मिड साइज प्राइवेट बैंकों की डिपॉजिट फ्रेंचाइजी के हिसाब से भी देखें तो पाते हैं कि एक्सिस बैंक का जो मार्केट कैप अभी उसके डिपॉजिट के करीब 35% के करीब है और इस वैल्यूएशन पर यस बैंक के डील की वैल्यू करीब 93,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास होनी चाहिए, यानी जो प्रति शेयर की प्राइस है वो 29.6 रुपये के हिसाब से होनी चाहिए। तो इस समय जो मौजूदा भाव है यस बैंक का उससे 25% कम पे शेयर है और आने वाले समय ये 30 के आसपास इसकी वैल्यूएशन बैठ सकती है अगर डील फाइनल होती है तो क्लियरली ये दिख रहा है कि स्टॉक बहुत सस्ता है और ऐसे में इस लेवल पे खरीदारी करने में कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये जो अगर दूसरी बैंकों के जैसे ही इसमें भी डील होगी फाइनल तो 29-30 रुपये के आसपास ये डील बैठेगी और इसीलिए इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है और आने वाले समय के ये निवेश का सही मौका है और इसीलिए जो बड़ी बड़ी बैंक है उन्होंने भी अपना होल्डिंग अभी तक नहीं बेचा है। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक का जो पूरा घोटाला हुआ था जिसमें प्रमोटर ने बहुत सारी फाइनेंशियल संस्थाओं के साथ में और कॉरपोरेट हाउस के साथ मिलकर बैंक के घोटाले किए थे, जिसमें आप देखें तो यह गौतम थापर का जो मामला है जिसमें यहाँ पे ईडी ने 78 करोड़ रुपीज़ की जो लैंड है उसको अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन गौतम थापर है वो इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है जिसमें 466 करोड़ रुपीज़ का जो बैंक लोन का घोटाला यस बैंक के साथ में किया गया था। उस मामले में देखें तो वो भी उसमें एक गुनहगार है और इसीलिए ईडी ने उनकी जो लैंड है उसका यहाँ पे अटैच कर लिया है प्रॉपर्टी को। तो देखो कि 2018 में ओबीपीएल ने यहाँ पे 514.27 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया था यस बैंक से और ये देख सकते हो कि इसमें एक तरह से पूरा ये फ्रॉड था। इस लोन के बदले में राणा कपूर ने भी जम के पैसे कमाए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिश्वत ली। अब ईडी एक एक करके वो जितने भी जुड़े हुए लोग हैं यस बैंक के फ्रॉड के मामले से उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे अब अटैच करनी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा रिकवरी की संभावना बन जाएगी। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के आंकड़े देखे यस बैंक के 31 जुलाई 2024 के तो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। यहाँ पे एक भी म्यूचुअल फंड ने अपनी बिकवाली नहीं की बल्कि जम के खरीदारी की है। क्वांट बीएफसी डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 37.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 26.68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जुलाई में, 1.34% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 26.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.35% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स डायरेक्ट की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो कि 22.03 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.13% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट की बात करें तो 19.88 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 100% उन्होंने मंथ ऑन बेसिस पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई, यानी उनकी नई एंट्री हुई है। LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 100 ETF ने 13.13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 17.21% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 11.58 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 4.92% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा एक्सिस निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स डायरेक्ट ने 11.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 4.98% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 9.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.50% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 8.36 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 7.82% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। तो एक भी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग ट्रिम नहीं की है। आप देख सकते हो सभी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया है, चाहे वो SBI हो, मोतीलाल ओसवाल हो या फिर एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड हो। यहाँ तक कि LIC ने भी अपना निवेश बढ़ा दिया है और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। जिस तरह से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं, ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है, निवेश किया जा सकता है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।